चारों तरफ चरागाह हो रहा था, लोगों के चेहरे पर खुशियां थी। यकीन जानना मुसलमान सबसे ज्यादा खुश था, इसलिए कि उसी से, मुसलमानों से ही अंग्रेजों ने हुकूमत छीन कर लिया था और हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था। 1857 की गदर में अगर सबसे ज्यादा जुल्म किसी पर हुआ था तो आजादी की लड़ाई में मुसलमानों पर जुल्म हुआ था। लेकिन एक तरफ मुसलमान बहुत खुश था, दूसरी तरफ उसे डर था। उसको एक डर सा महसूस हो रहा था कि आज मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त, मेरा अजीज अपना घर अपना छोड़ करके, अपनी दुकान, अपना मकान छोड़ करके पाकिस्तान जा रहा है। वो घर खाली हो रहा है, वो मकान खाली हो रहा है। मेरा पड़ोसी चला जाएगा, वो मकान जो है पाकिस्तान से जो लोग आएंगे उनको दे दिया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग आकर मेरे ऊपर जुल्म ज्यादती करना शुरू कर दें। वो मुसलमान सोच रहा था जो इस मुल्क को छोड़कर पाकिस्तान नहीं गया था, वो यहीं रह करके हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। लेकिन हुआ वही जो मुसलमानों को डर था, वही हुआ इस मुल्क के अंदर। मुसलमान अपने सरो सामान को लेकर पाकिस्तान की तरफ भागने को तैयार था। लेकिन इस मुल्क के रहनुमाओं ने, खासतौर से मौलाना अबुल कलाम आजाद ने दिल्ली में तकरीर किया था, जामा मस्जिद के ऊपर कहा था कि मुसलमानों इस मुल्क को छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बाप दादाओं की कब्रिस्तान यही है, उनकी हड्डियां यही दफन है, तुम्हें कसम है इस मुल्क को छोड़कर मत जाओ, तुम्हें इंसाफ मिलेगा इस मुल्क के अंदर। लेकिन खुदा की कसम इंसाफ नहीं मिल रहा है आज। इसी शहर के 21 लड़के, 21 लोग पढ़े लिखे जेल में पड़े हुए हैं। मैंने पार्लियामेंट में और असेंबली में दोनों में छाती ठोककर कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि कोई गलती नहीं है उनकी, सिर्फ मुसलमान होने की वजह से उनको जेल भेज दिया गया है। मेरे साथ एक डॉक्टर है, कहां है डॉक्टर? उधर क्यों लगे, इधर आओ तुम। ये डॉक्टर, इनका नाम सलमान फारिस है, सलमान फारसी। मैंने इनकी लड़ाई बहुत लड़ी, मैंने नहीं बल्कि हिंदुस्तान में तमाम लोगों ने, इंसाफ पसंद लोगों ने लड़ाई लड़ी। 5.5 साल तक इनके पूरे ग्रुप को जेल में रखा गया। पुलिस ने चेक किया, राजवर्धन एसपी थे वहां पर, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के जो चीफ थे रघुवंशी थे। ये कोई अपोरी टपोरी हवलदार नहीं थे, ये कोई मामूली इंस्पेक्टर नहीं थे, ये IPS थे, पढ़े लिखे, जो मुल्क को चलाते हैं। शबे बारात के दिन हुआ था ब्लास्ट और 32 मुसलमान शहीद हुआ था, मस्जिद में हुआ था। और ये इन लोगों पे आरोप है कि इन लोगों ने ब्लास्ट किया। जरा शक्ल देख लीजिए आप इनकी, हैदराबाद 5.5 साल तक जेल में थे ये। मालेगांव के लोग मेरे पास आए, मैं दिल्ली में MP था, कहा कि आसिम भाई हम शिवराज पाटिल से मिलना चाहते हैं, हम सोनिया गांधी से, मनमोहन सिंह से, मुलायम सिंह से, इस देश के तमाम लोग जो राजनीति में मजबूत हैं उनसे मिलना चाहते हैं। मिल करके हम मांग करना चाहते हैं कि जो पुलिस ने मुसलमानों को गिरफ्तार किया है, मुसलमान ही मरा है, मुसलमान ही शहीद हुआ है, उसी का नुकसान हुआ, वही बर्बाद हुआ है, और उसके बदले में नमाजी मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है। हम डिमांड करना चाहते हैं कि इनकी CBI इंक्वायरी हो। बहुत दबाव पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह CBI इंक्वायरी भी हो गई। खुश हुए हम लोग कि CBI, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, अपोरी टपोरी लोग नहीं जाते, बड़े अच्छे अफसर लोग जाते हैं जो बिल्कुल से बाल की खाल निकालना जानते हैं। और मेरे मुल्क की पुलिस तो स्कॉटलैंड से भी ज्यादा मजबूत मानी जाती है। ये खुशी हुई कि इंशाअल्लाह ताला दूध का दूध, पानी का पानी। और मैं इस केस को बहुत देता हूं क्योंकि मैं खुद 1 साल जेल में बेकसूर था। खुदा की कसम, जब ब्लास्ट कहीं होता है तो मेरे दिलो दिमाग में एक बेचैनी, क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या वाकई कोई मुसलमान ये काम कर रहा है, कैसे कर सकता है। मुझे बचपन से पढ़ाया गया मदरसों में, मुझे बचपन से लोगों ने सिखाया कि एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। तो कैसे कोई पढ़ा लिखा मुसलमान किसी की जान ले सकता है? पर सिखाया गया कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के लिए अपनी जान देने को तैयार रहो। तो कैसे कोई मुसलमान ये काम कर सकता है? इसलिए मुझे बेचैनी रहती है कि मैं पता लगाऊं कि क्या कोई ऐसा मुसलमान है जो गद्दार है। इसलिए मैं भागता हूं, इनके लिए भी मैं भागा। CBI ने इंक्वायरी किया, उसने कहा यही लोग कसूरवार है, चुप हो गए हम लोग।
कुछ नहीं कर सके। एक आदमी असीमानंद नाम का जेल के अंदर बंद था, और उसी जेल में एक लड़का हैदराबाद का बंद था, अच्छे इखलाक का, अच्छे कैरेक्टर का मुसलमान लड़का। ये सब अच्छे कैरेक्टर के, मैं कसम खा सकता हूं इनके इखलाक की, इनके चाल चलन की। तो उस लड़के ने बड़ी इज्जत एहतराम के साथ असीमानंद के साथ पेश आया जेल के अंदर। असीमानंद का सोया हुआ जमीर जाग उठा। उसने कहा ये बच्चा बम ब्लास्ट में बंद है, और मैं जानता हूं कि कौन लोग बम ब्लास्ट किए, इसलिए मैं इस बात को खोलना चाहता हूं। असीमानंद गए कोर्ट के अंदर, मजिस्ट्रेट के पास स्टेटमेंट दिया कि ये लोग बेकसूर हैं, मालेगांव के कसूरवार कौन कौन लोग हैं। उसके बाद देश में चारों तरफ एक हलचल मच गई, और फिर एक बिठाई गई NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, और बड़ी एजेंसी। अब पहले का टपुरी एजेंसी थी क्या, इंक्वायरी कराए थे, उसके बाद नई एजेंसी लगी। बुरा मत मानना कोई आदमी, पुलिस वाले बोलेंगे वो आदमी बहुत गलत बोलता है, तो मैं बोला कि मैं एक फूल था, मुझको कांटा बना कर रख दिया। मैं एक फूल था, मुझको कांटा बना के रख दिया, और अब कांटे से कहते हो कि जुड़ना छोड़ो। बुरा मत मानना, सच्चाई कहूंगा। एक कमिश्नर के सामने डांट के बात करूंगा, एक हवलदार सही होगा, खुदा की कसम सलाम करके झुक के उसको सलाम करूंगा। मैं किसी के रुतबे से नहीं, उसके कैरेक्टर से मैं उसकी इज्जत करता हूं, उसका एहतराम करता हूं। जब NIA बिठाया गया तो NIA ने कहा कि नहीं ये सब बेकसूर है। तो मुझे बताओ, जनता की अदालत है जो सरकारों में सिर्फ लोगों को बिठाती है। RR पाटिल को टिंगने छोटे से आदमी है, वो मिनिस्टर बन गए। ये जनता ने होम मिनिस्टर बनाया। RR पाटिल साहब, तुम अपने गांव में खेती करते, कभी जिंदगी में तुम होम मिनिस्टर नहीं बनते अगर ये जनता तुमको सपोर्ट करके नहीं बिठाती। मैं और किसी से क्यों बात करूं, मैं जनता की अदालत जो सबसे बड़ी अदालत मानी जाती है, उसी के सामने अपना मुकदमा पेश करने मुंबई से चलकर आया। NIA ने कहा कि ये बेकसूर है, तो कसूरवार कौन? 32 लोग तो मरे, बम ब्लास्ट तो हुआ, लेकिन अगर आज तक नहीं पकड़े गए तो माफ करना, मैं बोलूंगा कि वो जो राजवर्धन और रघुवंशी थे ना, उनको बोलो हज्जाम की पेटी लो, दाढ़ी बनाओ जाके थे। जब तुमको इतना ही सलीका नहीं है कि तुम किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दोगे और कह दोगे कि ये बम ब्लास्ट वाला है, और NIA बिठाई जाएगी, वो कहे कि नहीं ये बेकसूर है, तो फिर मैं ऐसे लोगों को कुर्सी पर बैठते कैसे देख सकता हूं? ऐसे लोग पुलिस के महकमे में नहीं, बल्कि झाड़ू लगाने के काम में आना चाहिए। इनको वहां बैठने की कोई जरूरत नहीं। क्या कर लोगे? मेरा हाथ में प्लेट डाल के जेल में डाल दोगे, मुझे कोई चिंता ही नहीं। मैं तो बची हुई जिंदगी नफे की गुजार रहा हूं आज, कोई चिंता ही नहीं मुझे। इसलिए मैं आज आपके पास चलकर आया, आपसे कहने आया हूं कि इंसाफ खत्म हो चुका है। 21 लोग जेल में हैं, पूछिए इनसे, शक्ल लगती है आपके बम ब्लास्ट वाले होंगे? परेशान है बेचारे लोग। आज तक 5.5 साल तक क्यों जेल में रखा? ये 5.5 साल के एक एक दिन का बदला नहीं लेना चाहते। 21 लड़के जेल में पड़े हैं, मुकदमा नहीं चल रहा। अगर RR पाटिल साहब, शरद पवार, विलासराव देशमुख के भाई या उनके परिवार का कोई आदमी पकड़ा जाता तो वो क्या करते? मुझे जरा बता दे। पुलिस वाले उनको तो सलाम करते हैं, मुझे डंडा मारते हैं। ये नहीं चलेगा इस देश के अंदर। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब ये कहते हैं अहले चमन, ये हमारा चमन है, तुम्हारे नहीं। हम इस मुल्क के किराएदार नहीं, मालिक है, मालिक लैंडलॉर्ड है। कोई मालिक का लाल हमको यहां से भगा नहीं सकता। अरे हम तो मर के भी यही कब्रिस्तान में रहेंगे। इसलिए हम कहने आए कि दोस्तों, रहना है तो शान के साथ रहना है। 1000 दिन गीदड़ की जिंदगी से बेहतर एक दिन शेर की जिंदगी जीना है। इसलिए आज आपके पास चल रहा है। ये सरकार मुसलमानों का वोट लेना जानती है, मुसलमानों को कुछ देना नहीं जानती। एक मंत्री बना दिया आरिफ नसीम को, माइनॉरिटी अफेयर का मंत्री। मतलब माइनॉरिटी का मतलब वो भी नहीं इसको मालूम बेचारे को। लाल बत्ती लेकर घूमता रहता है। और आरिफ भाई, आपकी लाल बत्ती चोर बाजार में मिलती है 150 रुपए की, उससे ज्यादा वैल्यू नहीं आपकी लाल बत्ती की। अगर आपकी लाल बत्ती की वैल्यू होती ना, तो अब तक हज हाउस बन गया होता। 5 करोड़ रुपया पड़ा, लेकिन तुम्हारे तंबू में घबराहट है। याद रखना,
इस बात को नोट कर लेना, अगर भिवंडी के अंदर अल कबीर वाले अपना स्लाटर हाउस बनाएंगे, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन मिल गया, करोड़ों रुपया खर्चा किया, अपने बाप का रुपया खर्चा किया, किसी का पैसा नहीं लिया था, और उसके बाद शिवसेना ने आंदोलन किया, उसका पूरा का पूरा परमिशन रद्द कर दिया गया। इसलिए कि शिवसेना अगर आंदोलन करेगी तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाएगी, इसलिए मिला हुआ परमिशन इसी सरकार ने रद्द कर दिया था, और अल कबीर का स्लाटर हाउस भिवंडी में बनने नहीं पाया था। आज मैं आया, मुझे मालूम पड़ा कि वो मस्जिद के सामने वो जगह है जो आम खास का मैदान, मेरे बाप दादाओं की पुरखों की जमीन है, वो सरकार के बाप की जमीन नहीं है। याद रखना, मिस्टर क्लीन है, कहा है दिल्ली से आजकल, चौहान, क्या नाम है उनका, पृथ्वीराज चौहान, यहां पर बनवाएंगे नर्सों का हॉस्टल, बनाओ ना खड़ी अपनी सरकारी जमीन के ऊपर, ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, और सरकारी जमीन पर बनाओगे ना, और उसके बाद भी अगर हम आंदोलन करेंगे ना, तो तुमको वही पैटर्न इस्तेमाल करना पड़ेगा जो तुमने भिवंडी में अल कबीर के लिए किया था। अगर शिवसेना के लोग आंदोलन करेंगे तो तुम मिला हुआ परमिशन रद्द कर दोगे। तो तुम याद रखना, इस आम मैदान के अंदर, आम खास मैदान के अंदर कोई माई के लाल में ताकत नहीं कि वहां पर कोई भी मैदान को खत्म करके वहां पर कोई भी हॉस्टल या कोई भी अस्पताल का काम कर सके। समझ लेना, यह आंदोलन चलेगा बहुत जबरदस्त तरीके से इंशाअल्लाह ताला। ये मत समझना कि असेंबली के अंदर कोई आवाज उठाने वाला नहीं। देखा नहीं था तुम तो 287 लोग खड़े थे, 88वां मैं था, 88वां मैं था। कहा हिंदी में शपथ नहीं लेने देगा, बोला बड़े बड़े हार गए, गधा का कितना पानी। बेटा राज ठाकरे की कौन सी खेत की मूली है? अरे चाचा तुम्हारे आज तक मेरा कुछ नहीं कर सके, तुम क्या कर लोगे? मैं लूंगा, मैं शपथ उसी जबान में लूंगा जिस जबान में मुझे अच्छा लगेगा। मैं हर जबान की इज्जत करता हूं। मैं हिंदी में लूं, मराठी में लूं, गुजराती में लूं, पंजाबी में लूं, आसामी में लूं, तमिल में लूं, किसी जबान में लूं। हाँ, अंग्रेजी में लेता तुम रोकते तो मुझे अच्छा लगता, क्योंकि अंग्रेजी मेरे देश की जबान नहीं है। लेकिन अगर तुम अंग्रेजी में लूंगा तो तुमको अच्छा लगता है, और मैं हिंदी में लूं तो तुमको बुरा लगता है, और तुम देश प्रेमी हो और मुझे देशद्रोही कह रहे हो। फैसला करो भैया। ये कुएं की मेढक की तरह अट्टर अट्टर करते रहता है। जब कुआं जो है ना, कुएं मेढक पैदा होता है, बाहर निकलता नहीं, समझता है पूरी दुनिया यही है, यही पूरी दुनिया समझता है। लेकिन पूरी दुनिया बहुत बड़ी है। राज ठाकरे बच्चा है तो बच्चा नहीं। और मेरा उत्तर प्रदेश वही गंगा जमुना बहती है। गंगा का पानी नहीं लोगे तो और मर गए तो नरक में ही चले जाओगे। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में तुमको आने की दावत देता, तुम्हारी हिम्मत ही नहीं आने की। मैं बोला लखनऊ में ऑफिस खोल, पटना में ऑफिस खोल, आ जरा, कहा मेरे तंबू में घबराहट है। और देखो अबू आसिम को बोलो औरंगाबाद चलो, शोलापुर चलो, कोल्हापुर चलो, जहां बोलो जाके तकलीफ करता हूँ। कोई रोक के दिखाए ना मुझे, दिखाए ना कोई माई का लाल रोक के, मैं हट रह जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आपसे कह रहे हैं कि आप आज जब इलेक्शन होता है ना, तो सब लोग कांग्रेस को वोट देते हैं। ये राजेंद्र डरडा हिलता रहता है, जब देखता हिलते रहता है, ऐसा भागता है। क्या भागते रहते तो भाई क्या है तेरा नाटक यार? एक भाई उसका वहाँ राज्यसभा में भागते रहता है, यहाँ एक यहाँ भागते रहता है। जब डॉक्टर मतीन पकड़े गए थे तो इसने असेंबली में बोला कि मैं इसकी सर्टिफिकेट को भी कैंसिल करवा दूंगा। याद है कि नहीं याद है? अखबार में निकला था, और वोट भी वही देता है। वोट किसको देते हैं आप लोग? खरगोश है ना? हाँ, अरे खरगोश अच्छा लगता है यार, ये खरगोश भी खराब है। हाँ। ये लोग वोट लेते हैं, वोट लेने के बाद मुसलमानों के साथ नाइंसाफी। अगर नाइंसाफी नहीं है तो मैं पूछूं इनसे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज मुसलमानों की जायदादों पर कब्जा किया जा रहा है। पूरा औरंगाबाद, पूरे इस इलाके में हजारों एकड़ जमीन लोगों ने कब्जा कर लिया है। अरे एक बार मुझको तुम लोग के लिए चीफ मिनिस्टर बना देते यार, मजा आ जाता है। और हज हाउस तो बनेगा। अब कहते हैं वहां पर बनेगा वंदे मातरम हाउस। ये क्या होता है भाई? बाबा साहब अम्बेडकर का लाइब्रेरी
बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से और कुछ, मस्जिद के सामने सब देख रहा हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मुसलमानों के लिए कुछ बनाने को तैयार ही नहीं है। मुझे बताइए आप लोग, माइनॉरिटी अफेयर का ही मामला हज हाउस का है, कहां है हज हाउस? नहीं है। अरे हज हाउस आने दीजिए, आज तक हज का चेयरमैन ही नहीं है महाराष्ट्र हज कमेटी का। 2.5 साल हो गया सरकार को, आज तक इन्होंने चेयरमैन ही नहीं बनाया हज कमेटी का। उस दिन कह रहे थे हम बहुत काम कर रहे हैं मुसलमानों के लिए, और ये जो माइनॉरिटी अफेयर के मंत्री है, ये बच्चा होता नहीं नाम रख देते उसका। काम किए नहीं कि छपवा देते अखबार में, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। भाई मैं पूछा कि भाई बहुत काम कर रहे हो ना, उर्दू एकेडमी का चेयरमैन कौन है? कहा बनाऊंगा, अभी तक नहीं बनाया। उर्दू एकेडमी का बजट कितना है? कह रहे 1 करोड़। बोला झूठा कहेंगे, कहां 1 करोड़? और इसी आंध्र प्रदेश में कितना मालूम है? 25 करोड़। दिल्ली में शायद 10 करोड़, 5 करोड़, और महाराष्ट्र में सिर्फ 20 लाख। 20 लाख का, और 20 लाख में 10 लाख वापस चला जाएगा, 10 लाख की खर्चा नहीं होगा। और कह रहे मुसलमानों के लिए बहुत काम हो रहा है। उर्दू कहां की जबान है? मराठी यहां की जबान है। मराठी के बाद उर्दू भी यहीं की है। उर्दू का शायर सबसे पहला कोई पैदा हुआ था तो वली दखनी इसी मराठवाड़ा के दक्कन में पैदा हुए थे। लेकिन उर्दू के साथ नाइंसाफी हो रही है। मुझे खुशी इस बात की कि उत्तर प्रदेश में उर्दू पली थी, बढ़ी थी, लेकिन आज मुलायम सिंह यादव और हमारी सरकार में हर डिपार्टमेंट में आप चिट्ठी क्लिक कर दे दो कि ये उर्दू में, और हर डिपार्टमेंट में ट्रांसलेटर बैठा हुआ है, आपका उर्दू में आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी। लेकिन मैं एक दिन आराम पाटिल साहब के पास एक अर्जी लेकर गया, एक बहुत बड़ी फाइल लेकर गया, उसमें हिंदी में, मराठी में, उर्दू में भी कुछ एप्लीकेशन थी। जब उर्दू पलटने लगे तो बोले ये कौन सी जबान है? मैंने कहा पढ़ो। कहा मैं नहीं जानता इसको, उर्दू को नहीं जानते हो, सब जानते हो, लेकिन उर्दू वालों का वोट लेना जानते हो? इसे पूछिए जरा, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कौन है? ये मुसलमानों का मसला है ना। वक्फ बोर्ड कौन है चेयरमैन इसका? बताओ नाम, किसी को मालूम है? कमेटी नहीं, चेयरमैन ही सब कुल। इसे पूछिए कि माइनॉरिटी कमीशन बना था एक, नसीर सिद्दीकी साहब लाल बत्ती गाड़ी लेके कहीं भी कुछ होता भागते थे, वो बत्ती भी छीन लिया उनकी। बोला कौन है चेयरमैन? बोले बनाएंगे। कौन सा काम हुआ ये तो बताएं। लोग बेगुनाह जेलों में पड़े हुए हैं, कोई कमेटियां मुसलमानों के लिए नहीं। आज मौलाना आजाद फाइनेंस कारपोरेशन है, ऐसा पैसा बांटते हैं जिसे कोई मारवाड़ी पैसा देता हो ब्याज पे, पहले चेक ले लेते हैं। कुछ नहीं हो रहा है मुसलमानों के लिए। याद रखना दोस्तों, मेरे ऊपर मुकदमा हो गया और मेरी सजा हो गई 2 साल 6 महीने की, मैं जेल जाने वाला हूं। ये समझते हैं कि अबू आसिम को डरा देंगे। एक आदमी अभी वकील कहां है, पुलिस वाले हैं कि नहीं, आप बताइए। रियाज देशमुख साहब मुझे मिले, जब मेरी सब बातें सुनी तो मेरे पास आए, कहेंगे आसिम भाई मेरे बेटे ने एक अखबार, देश उन्नति अखबार में एक खबर छपी थी, कुछ था सीमी के बारे में, वो उसका ट्रांसलेशन उर्दू में करके सदाए हक अखबार निकाला, उसमें छाप दिया। क्या छाप दिया? देश उन्नति का जो लिखा मराठी में था उर्दू में छाप दिया। पुलिस वालों ने उसको पकड़ के बोला तुम पे केस बनेगा, मुकदमा चला दिया। बोले भाई क्यों मुकदमा चलाओगे? देश उन्नति वाले को पहले पकड़ो ना। कहा नहीं उसको नहीं पकड़ेंगे, तू मुसलमान है ना, तू उसको पकड़ेंगे। पकड़ लिया उसको मुकदमा चला दिया। बाप ने देखा कि मेरा बेटा, मैं पुलिस महकमे में हूं, मेरे बेटे पर जबरदस्ती मुकदमा चलाया जा रहा है, और मुकदमा उस चीज के लिए चलाया जा रहा है कि जो उसने किया ही नहीं। अरे भाई ट्रांसलेशन किया हुआ पढ़वा लो ना, क्या लिखा है उसपे, वही ट्रांसलेशन है जो देश उन्नति में था, और वो सीमी के फेवर में नहीं बल्कि सीमी के खिलाफ है। मगर अंधेर नगरी चौपट राजा बोले नहीं सुनेंगे, मुकदमा चला दिया। कैसे डाल दिया जेल में इन लोगों को? कोई रहनुमाई नहीं हमारा। और उसके बाद मुकदमा चला। उस आदमी ने क्या किया, रियाज देशमुख ने एक चिट्ठी लिखा राष्ट्रपति को, एक चिट्ठी लिखा प्रधानमंत्री को, चीफ मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, ह्यूमन राइट को, सारे डिपार्टमेंट चिट्ठी भेजा कि मेरे बेटे पर जो मुकदमा लगाया गया है गलत लगाया गया है। जिन अफसरों ने उस मुकदमे को चलाने का परमिशन दिया, जिन अफसरों ने मेरे बेटे पर मुकदमा लगाया, उन सबको सस्पेंड करो और मेरे बेटे के साथ इंसाफ करो। क्या गलत किया? कौन सा गलत किया भाई?
उसके बाद वो खत जब गया सबके पास तो क्या करते हैं लोग, उस लेटर को मार्क करके वापस इंक्वायरी के लिए उसी चौकी में भेज देते हैं। चौकी वाले जब खत देखे बोले रियाज देशमुख का दिमाग खराब हो गया, मुसलमान पुलिस अफसर की इतनी हिम्मत कि वो हमारे खिलाफ जो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा और हमें सस्पेंड करने की बात करता है, हम साला उसी को जेल में डाल देते हैं। इतनी हिम्मत किया ना उन्होंने, तो क्या किया कि उन पे मुकदमा बना दिया और उनके ऊपर आतंकवाद का मुकदमा बना के चला दिया। कुछ नहीं लेना देना था, सिर्फ चिट्ठी लिखा था इसलिए। बेचारा भागता रहा, मुकदमा भी चला। 2008 में एक अखबार के अंदर, जब बंबई में था, बंबई के थाना में गडकरी हॉल के अंदर एक ब्लास्ट हुआ था और ब्लास्ट करने वाले संघ परिवार के लोग थे। उस ब्लास्ट के बाद बाल ठाकरे ने इतना उसका दिमाग चढ़ा हुआ है, वो समझता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं। अरे लल्लू, अगर तू यूपी में पैदा होता ना, बड़ा मजा आता कसम से यार, क्योंकि वहां मर्दों की सरकार है। इसी का एक भाई यूपी में रहता है, गोरखपुर में। क्या नाम है गोरखपुर वाले का यार? आदित्यनाथ। आदित्यनाथ की बहुत गुंडागर्दी चलती है। अरे एक दिन हेलीकॉप्टर में गया, बस्ती जिला के अंदर चारों तरफ मस्जिदों के मीनार दिख रहे थे, भाषण किया कि मुझे जिताओ, मैं इन सब मस्जिदों के मीनार को मसमार करके दिखा दूंगा। वहां गुंडागर्दी किया, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, मुलायम सिंह वाला पकड़ के मारो, इसको जेल में डाल दो। इतना मारा गया किस्म से, हाथ में हथकड़ी लगा के जेल में डाल दिया। एमपी था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था और जेल में पड़ा रहा। जब जेल से जमानत हुई और आया पार्लियामेंट के अंदर, तो लोकसभा में भाषण करने लगा रो रो के कि मुलायम सिंह यादव के पुलिस वालों ने मुझे बहुत मारा, और साहब ऐसा रो रो के चिल्ला रहा था। बाहर पुलिस वाले मुझे, बाहर प्रेस वाले मुझे पूछे कि भाई आदित्यनाथ जी आज बहुत रोए और उन्होंने लोकसभा में आपकी पार्टी के खिलाफ भाषण किया। मैंने कहा वो तो बहुत नसीब अच्छा था कि 2 पैरों से चलकर आकर रोए। अब की बार करेंगे तो एक ही पैर से आएंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मर्दों की सरकार है, यूपी में डरते नहीं किसी से। बाला साहब ठाकरे ने लिखा कि वो तुम लोगों ने क्या बम बनाया, फुसफुसा बम। तुमको तो तगड़ा बम बनाना चाहिए, जैसे इस्लामिक बम बनाते हैं। तुमने वो बम मारा हिंदुओं पर, तुमको वो बम तगड़ा बना करके कहां मारना चाहिए? वो बम मारना चाहिए वहां जहां मुसलमान रहते हैं, जहां पर बांग्लादेशी मुसलमान, जो मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। तो मुझे गर्व होता तुम्हारे ऊपर। अब रियाज देशमुख साहब अच्छे आदमी है, शरीफ आदमी है। उन्होंने कहा कि साहब देश में 2 कानून कैसे चलेगा? मेरे बेटे ने कोई गलती नहीं किया, उस पर 153 के तहत मुकदमा चलाने का परमिशन सरकार दे सकती है झूठ मूठ केस पे। तो ये तो सारा छपा हुआ पूरा है, इस पे तो परमिशन लूंगा और बताऊंगा मैं कि कैसे मुकदमा चलाया जाता है। बहुत घमंड के साथ गए सरकार के पास, 12 बार गए, 12 बार 4 साल से, आज तक सरकार ने परमिशन नहीं दिया। आप बताइए इंसाफ है क्या? और ये छूट गए मुकदमे से, इनका बेटा छूट गया, वो छूट गए। उनके पास सर्टिफिकेट है डीजी का, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का, कि तुम्हारे बेटे ने जो छापा था वो गलत नहीं था, वो सही था, उसकी कोई गलती नहीं थी। उसके बाद भी आज खुदा कसम उसको सर्विस पे नहीं रखा जा रहा है। शर्म आना चाहिए हम लोगों को आज, हम सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गए हैं। हम जो है ना, जब बारात आती है दूल्हे को लेकर के, तो सबसे आगे रहता है डम 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 बजाता रहता है वो म्यूजिक वाला, और उसके बाद स्टेज पे बिठाया दूल्हे को, उसका धंधा खत्म। ये हमारी हालत इस मुल्क के अंदर है। जब इलेक्शन आएगा ना, तो तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजेंद्र दर्जा जिंदाबाद। और राजेंद्र दर्जा जिंदगी जीने के बाद ना आपको ठेंगा देने को तैयार नहीं है। आपके लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डलवा कर, तालियां बजाकर असेंबली में ये कहे कि साहब इसकी डिग्री मैं कैंसिल करवा दूंगा। क्या है इस देश के अंदर? इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। यकीन जानिए, मैं इस देश के अंदर दामन फैलाकर मुसलमानों से कहूंगा कि 20 साल और हम भूखे रहने को तैयार हैं। एक वक्त खाना मिले, एक वक्त फाका करेंगे। हम अपने पढ़े लिखे बच्चों से कहेंगे सड़क के ऊपर खोलचा लगा करके, मूंगफली बेच करके, चना बेच करके, सब्जियां बेचकर अपना पेट पाल लो। लेकिन इस देश के अंदर नफरत खत्म कर दो और सब हिंदू मुसलमान भाई भाई की तरह से रह करके इस देश के अंदर कानून एक हो जाए, जिससे सबको इंसाफ मिले। ये मैं चाहता हूं इस देश के अंदर, लेकिन वो खत्म हो गया इस देश के अंदर आज। याद रखना, मैं आज कह देना चाहता हूं यहां की सरकार से कि वंदे मातरम हाल बनाना है तो कहीं भी जाकर बनाओ, लेकिन हज हाउस वहां तुम्हारे बाप को बनाना पड़ेगा। ये समाजवादी पार्टी का आंदोलन शुरू होने वाला है। रोजाना कहता है कि मैं उर्दू घर बना रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, और कुछ नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों आपसे कहना चाहता हूं, आज सीमी के ऊपर बैन लगा हुआ है। मैं सीमी का हामी नहीं हूं,
अगर सिमी कहीं से भी आतंकवादी है तो मैं नहीं, आखिरी मुसलमान भी कहेगा कि आतंकवादियों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दो, यही कहेगा। लेकिन मैं आज आपके अदालत में पूछना चाहता हूं कि जब 2001 में सिमी के बैंड लगा था तो कौन से ब्लास्ट में सिमी के लोग वांटेड थे, मुझे जरा बता दो। क्या उनके पे इल्जाम था? सिर्फ ये इल्जाम था कि तुम मुसलमानों के हमदर्द हो और आरएसएस की आंख में आंख डालकर बात करने की ताकत रखते हो, इसलिए बेटा तुमको सड़कों पर नहीं चलने दिया जाएगा, और कोई इल्जाम नहीं था। अभी 2008 में जजमेंट आया हाई कोर्ट से, ट्रिब्यूनल से 8 साल मुकदमा चलने के बाद गीता मित्तल नाम की जज 265 पेज के जजमेंट पे लिखती है कि मेरे पास कोई भी सिमी के खिलाफ एक भी सबूत नहीं लाया गया, इसलिए मेरा हाथ कानून से बंधा हुआ है, मैं सिमी के लोगों पे बैन उठाने का ऑर्डर करती हूं। बहुत खुश हुए लोग। और यही सलमान खुर्शीद जो आज माइनॉरिटी अफेयर के मंत्री दिल्ली में बैठे सोनिया गांधी के पल्लू में लड्डू खा रहे हैं, यही वकील थे सिमी के। और उसके बाद दूसरे दिन सुबह सुबह जाकर फिर सुप्रीम कोर्ट से बैन लगा दिया। अच्छा, आपके पास कोई एविडेंस तो लगा दो, लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि ये नांदेड़, जालना, पूर्णा, नई मुंबई, गोवा, परभनी, इन जगहों के ब्लास्ट में पकड़े हुए लोग अभिनव भारत सनातन संस्था, महावीर सेना, आरएसएस, कौन सा जन जागरण समिति, ये सारे बजरंग दल, इन लोगों के लोग पकड़े गए और 10 साल की सजा हुई। एक पलड़े में रखो सिमी को, दुख्ताने मिल्लत को, और ऐसी संस्थाओं को जो मुसलमानों के नाम पे चलती हैं उन पे बैन। लेकिन ये सारी संस्थाएं जितनी हैं जिनके लोग 10 साल की सजा हुई है, आज तक इस पे बैन लगाने को तैयार नहीं। क्यों? कानून ऐसी है क्या कि मुसलमानों के साथ झगड़ा हो जाए उसको बैन लगा दो और दूसरी संस्थाओं के साथ बैन ही नहीं? इसलिए मैं आपके पास चलकर आया हूं, आपसे इंसाफ मांगने के लिए। मैंने आज कहा कि जी